हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत जो है ख़राब हो गया था। अब मैं स्वस्थ हूँ और प्रत्येक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। जितने भी अभी हाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में मेरे इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आज हम बाबर के बारे में बताएंगे। क्योंकि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही बाबर से पूछे गए प्रश्न जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हैं उनको भी हम देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो मेरे नोटिफिकेशन पे जाइए और बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो। बाबर भारत में क्यों आया, पहले तो यह जान लीजिए। क्योंकि बाबर जो था यह फरगना में शासक बना था। फरगना एक छोटा सा क्षेत्र था, वहीं का यह शासक बना। लेकिन जो इसके भाई थे चचेरे, उससे हमेशा जो है इसका युद्ध चल रहा था और वहाँ यह हार गया था। हारने के बाद अब इसको अपना एक राज स्थापित करने के लिए एक क्षेत्र चाहिए और क्षेत्र जो है इसको मिला भारत में। इब्राहिम शाह लोदी जो था उस समय भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, यहाँ का शासक था। और उसका चाचा जो था वह किसी कारण से इब्राहिम लोदी से नाखुश था और उसी ने बाबर को आमंत्रित किया और बाबर इस मौके की तलाश में था और वह जो है फरगना से आया और यहाँ इब्राहिम शाह लोदी को हराया, जो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे राज्य को स्थापित किया। चलिए हम एक एक कर जानते हैं बाबर का जन्म कहाँ हुआ, उसके पिता का नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था, कब गद्दी पर बैठा, कौन सी 4 लड़ाइयाँ थी बाबर के ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण थी, और वह 4 लड़ाई के बाद ही बाबर जो है अस्थायी रूप से भारत में सत्ता स्थापित किया। एक एक कर हम पहले जानते हैं। बाबर मुगल वंश का जो है संस्थापक था। पहले ये फरगना का शासक बना था। कब? 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में यह फरगना का शासक बना था। इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। किसका? बाबर का जन्म हुआ था। इसके पिता का जो नाम था, कभी कभी पूछता है, उमर, याद रखिएगा, उमर शेख मिर्जा। कभी कभी बाबर के पिता का भी नाम पूछ लेता है तो याद रखिएगा, उमर शेख मिर्जा जो था इसके बाबर का पिता का नाम था। इसने पादशाही की उपाधि ली थी। किसने? बाबर ने। हमेशा याद रखिएगा, ये पूछता है कि पद पादशाही की उपाधि सबसे पहले किसने ली थी, तो बाबर ने लिया था। इसको याद रखिएगा। 1507 में बादशाह की उपाधि लिया था। कौन? बाबर ने लिया था। इसका 4 बेटा था, जो बाद में इसका एक बेटा जो है हुमायूं दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा। 4 बेटा का नाम कभी कभी पूछता है। पहला बेटा था इसका हुमायूं, याद रखिएगा। दूसरा था कामरान। तीसरा बेटा का नाम था अस्करी और चौथे बेटा का नाम था हिंदाल। बाबर की जब मृत्यु हो जाएगी और हुमायूं जब गद्दी पे बैठेगा तो सबसे पहला वह शासक था जिसने अपने चारों भाइयों के बीच अपनी गद्दी का विभाजन किया, मतलब अपने क्षेत्र का विभाजन किया था। एक उसका चचेरा भी भाई था, उसको भी हुमायूं ने कुछ क्षेत्र दिया था। डिटेल में जब हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। इसके समय में पहला युद्ध जो बाबर ने लड़ा था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पहला युद्ध हुआ था और यह युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यह पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार यह एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में हम उस पर भी इसके बाद चर्चा करेंगे। यह पानीपत का प्रथम युद्ध था और यह निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध में
तुगलमका युद्ध पद्धति का उपयोग किया गया था और कुशल सैनिक नेतृत्व देखने को मिला था बाबर के तरफ से, जबकि इब्राहिम लोदी के पास बाबर से तिगुनी सेना थी, लेकिन नेतृत्व की कमी के कारण इब्राहिम लोदी हार गया। और कहा जाता है इसके चाचा जो थे उन्होंने भी, दौलत खान लोदी नाम था उनका, उन्होंने भी इसको हराने में बाबर का साथ दिया था और इसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है हारा गया। और कहा जाता है कि यह युद्ध मैदान में ही मारा गया था, बाबर के द्वारा जो है युद्ध मैदान में ही इसको मार दिया गया था। तो प्रथम लड़ाई जो थी बाबर के जीवन में भारत में, वह सबसे महत्वपूर्ण था, वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह कभी कभी पूछता है कि कब लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 किन के बीच लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था और इसमें बाबर की हार हो गई थी। दूसरा जो युद्ध हुआ था वह खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध से नाम से जाना जाता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच? बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच यह खानवा का युद्ध हुआ था और इसमें कहा जाता है कि राणा सांगा जो है हार गए थे, ये हार गए थे और बाबर जो है जीता। इसी में इसने क्या किया था कि जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा इसलिए दिया था बाबर ने, चूँकि इनको पूरे मुस्लिम का सहयोग चाहिए था। हिंदुस्तान में जो इब्राहिम शाह लोदी था वह भी मुसलमान था, लेकिन जब इब्राहिम शाह लोदी बाबर के खिलाफ लड़ने गया पानीपत के युद्ध में, तो राणा सांगा जो था वह इसका साथ दिया था। और जब हार गया इब्राहिम लोदी, तो राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली की गद्दी पर वह बैठे, लेकिन बाबर चाहता था कि वह दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करे, अपने क्षेत्र का विस्तार करे। और यह दोनों के बीच टकराव का कारण बना और यह खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। कब? 17 मार्च 15 ईस्वी में, जिसमें कहा जाता है कि राणा सांगा के कुछ जो उसके विश्वास पात्र लोग थे वही उसको धोखा दिए थे, जिसमें उसकी हार हो गई। और इसी में इसने जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। प्रश्न पूछता है कि जिहाद का नारा कब दिया था बाबर ने? जिहाद का अर्थ होता है कि जो हिंदू है यानी गैर इस्लामी लोग हैं उनके विरुद्ध, जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनका विरोध, मतलब उनके द्वारा जो है यहाँ के हिंदुओं का विरोध किया गया। और यही होता है जिहाद। जिहाद होता है मतलब एक तरह से ये समझिए कि मुस्लिम जनता का सहयोग पाने के लिए बाबर ने यह इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि जिहाद का नारा बाबर किस युद्ध में दिया था, तो खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है हार गया राणा सांगा। और कहा जाता है कि 1528 में राणा सांगा को उसके ही कुछ विश्वसनीय द्वारा जहर दे दिया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा लगा कि राणा सांगा जीत रहा है, लेकिन अंत में जो है राणा सांगा की हार हो गई। एक तीर जो है कहा जाता है कि उसको लग गया और उस तीर से वह घायल हो गया। उसके कारण जो है बाबर के जो सैनिक थे उसको पकड़ लिए और उसके बाद जो है उसकी जो है पकड़ लिए, लेकिन फिर वह 15 लौटा और वहीं पे उसके विश्वसनीय द्वारा उसको जहर दे दिया गया, उसके अपने लोगों द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा युद्ध जो हुआ था वह भी बाबर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। और तीसरा युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। यह हुआ था बाबर और किसके बीच? मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय। और इस युद्ध का नाम था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। यह भी युद्ध का कारण था कि अब बाबर चाहता था अपने क्षेत्र का विस्तार करे और इसमें जो थे यह जो है बाबर के खिलाफ खड़े हो गए थे मेदिनी राय। और मेदिनी राय जो है बाबर के खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि उनको अपना क्षेत्र बचाना था, या राजस्थान का कुछ क्षेत्र है। इसके कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ और मेदिनी राय की भी यहाँ हार हो गई। और कहा जाता है कि खानवा के युद्ध और चंदेरी के युद्ध के बाद
इसने जितने भी जो राजपूत सैनिक पकड़े गए थे या राजपूत क्षेत्र में जो बाबर के सैनिकों द्वारा पकड़ के लाए गए थे, उनका एक मीनार बनाए गए थे। मीनार कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति थे उनका सर काट दिया गया और उसको जो है इस आकृति में उनके सर को एक डंडे में, रड में उस समय जो भी था उसमें सजाया गया। इसको कहते हैं मीनार, मतलब यहाँ से कत्ल कर देना और इसको एक डंडा में लगा कर या जो सरिया होता है उसमें लगा कर उसको खड़ा कर देना। इस तरह बाबर ने मीनार बनाया। मतलब इतना क्रूर उस समय युद्ध के बाद सैनिकों का किया गया। हाल में भी आप देखेंगे वर्तमान में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कभी कभी पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिक का सर काट लेते हैं, उनके सर के साथ जो है गलत तरह से व्यवहार करते हैं। उनके जो शव होते हैं भारतीय सैनिक का, अगर वह पाकिस्तान सैनिकों के कब्जे में आ जाता है तो उनके साथ बड़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह कई बार मीडिया में भी आया है। उस ज़माने में भी बाबर के द्वारा समझिए इतना अत्याचारी यह शासक था कि राजपूतों के सर का मीनार इसने बनवा दिया गया था। ये सर जो है यहाँ से काट दिया जाता था और उसका जो है इस तरह मीनार बनाया जाता था। कई इतिहासकार इसकी चर्चा करते हैं, कुछ इतिहासकार इसके बारे में बताते भी हैं कि मीनार यही है। मीनार मीनार की जब चर्चा हो तो समझ लीजिए यहाँ सर के मीनार है, न कि गुंबद जो है पत्थरों का बनाया जाता था वो वाला मीनार नहीं है। ये सर का मीनार बाबर ने बनवाया था। याद रखिएगा, खानवा के युद्ध के बाद और चंदेरी के युद्ध के बाद चौथा युद्ध जो बाबर के समय में हुआ था वह हुआ था अफगानों के साथ। अफगानों के साथ हुआ था चौथा युद्ध। और यह युद्ध जो हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। और इस युद्ध को नाम दिया गया है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है और कहा गया है कि इसमें जो है अफगान की हार हो गई। अंतिम अफगान युद्ध माना जाता है। अफगान की हार हो गई और बाबर की जीत हुई। इसके बाद जो है बाबर ने पूर्णतः भारत पर कब्जा कर लिया, यहाँ क्षेत्र विस्तार किया। अब जानिए मैप से कि बाबर आया कहाँ से था। देखिए ये भारत है, यहाँ था दिल्ली, ठीक है, जिस पे किसका शासन था? पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले इब्राहिम लोदी का शासन था, ठीक है, दिल्ली पे। बाबर इधर था फरगना, ठीक है, ईरान इराक का जो क्षेत्र है इस तरफ से फरगना था। इधर से होते हुए ये पाकिस्तान जो अभी भारत से अलग है उस समय भारत में ही था। और ये इधर से होते हुए कहा, कुछ इतिहासकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर के रास्ते जो पहाड़ी क्षेत्र उधर से आया। कुछ का मानना है कि नहीं, पंजाब के क्षेत्र से ये भारत में एंट्री किया और यहाँ पे इसने दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इब्राहिम लोदी को हराया। जो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना पड़ता है। पानीपत जो है अभी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, यह भी जान लीजिए। और दूसरा जो है यहीं पे खानवा था, ठीक है, खानवा युद्ध जो राणा सांगा को यहाँ पे हराया। और यही राजस्थान में था, मेदिनी राय का क्षेत्र था जिसको कहा जाता है चंदेरी का युद्ध के नाम से, यहाँ पे हराया। और यहीं पे जो था चौथा जो है घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। घाघरा कहाँ है? अभी जो है उत्तर प्रदेश में घाघरा है। ये जो चौथा युद्ध है और इस युद्ध को हराए 4 युद्ध में बाबर की लगातार जीत हुई और यह इसने सत्ता स्थापित कर दिया। लेकिन ज़्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाया। इसका कारण था कि इसकी भी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जो इब्राहिम लोदी की माँ थी उसने ही बाबर को जहर दे दिया था, उसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन यह इतिहास, कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार इस पर सहमत नहीं। यह अभी तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। लेकिन यह पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी बाबर की, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी बाबर की, ठीक है। पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर खुद चाहता था कि नहीं, आगरा में उसको न दफनाया जाए, उसका मूल स्थान जहाँ से वो आया है वहाँ पे दफनाया जाए। इसलिए
तो पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में इसके शव को फिर ले जाकर आगरा से निकाल कर कहाँ दफनाया गया, इसको आगरा के पहले आरामबाग में, याद रखिए आरामबाग, पहले ये पूछता है प्रश्न, आरामबाग में दफनाया गया था। फिर यहाँ से उसे काबुल ले गया, काबुल ले जाया गया, और काबुल अभी अफ़गानिस्तान में पड़ता है, और यहीं पे फिर उसको दफनाया गया। काबुल कहाँ है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, और यहाँ है काबुल, ठीक है। तो पहले यहाँ आगरा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ आगरा, तो यहाँ बाबर को आरामबाग में दफनाया गया, लेकिन फिर यहाँ से जो है इसको फिर जो है काबुल ले जाया गया और यहाँ पे दफनाया गया। कभी कभी एग्जामिनर जो है काबुल भी दे देता है और आगरा भी दे देता है, दोनों सही है। पहली बार दफनाया गया था आगरा में, आगरा के आरामबाग में, बाद में बाबर की खुद इच्छा थी कि उसको उसके क्षेत्र जहाँ से वो आया है वहीं दफनाया जाए, तो बाद में उसके शव को ले जाके फिर काबुल में दफनाया जाता है, इसलिए दोनों का आप याद रखिएगा। बाबर की जो मातृभाषा थी वह थी तुर्की, मातृभाषा बाबर की तुर्की थी, लेकिन वह फारसी भी जानता था, अरबी भी जानता था, लेकिन हमेशा प्रश्न में पूछता है कि बाबर की मातृभाषा क्या थी, तो तुर्की थी। बाबर एक आत्मकथा लिखा था अपना, उस आत्मकथा का नाम था बाबर नामा, और यह लिखा गया था तुर्की में, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछ देता है कि बाबर ने अपना कौन सा आत्मकथा लिखा, तो बाबर नामा लिखा। किस भाषा में लिखा, तो तुर्की में लिखा, इसको भी याद रखेगा। कभी कभी इसके पूछ देता है किस भाषा में लिखा, तो तुर्की में लिखा। बाबर का जो ये बाबरनामा था, इसका बाद में फारसी में भी अनुवाद किया गया था, फारसी में अनुवाद किया गया था, और इसके अनुवाद करने वाले थे अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने इस बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। पहले ये लिखा गया था तुर्की में, बाद में इसको फारसी में अनुवाद किया गया था। बाबर ने एक मुबैयान नामक पद शैली की भी रचना किया था। बाबर ने, कभी कभी पूछता है, तो मुबैयान नामक पद शैली की भी रचना किया था। इसके अलावा यह नक्शबंदी, सूफी, ख्वाजा उबैदुल्ला, नक्शबंदी सूफी थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का भी जो है अनुयायी था। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बाबर किसका अनुयायी था, तो नक्शबंदी एक सिलसिला होता था, उसके जो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार थे उसका ये बाबर अनुयायी था। ये कई बार प्रश्न पूछता है। एक तो प्रश्न पूछ लेता है कि किस सूफी संत के अनुयायी थे, तो नक्शबंदी सूफी संत के अनुयायी थे। किसके थे अनुयायी, तो नाम आता है ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के ये अनुयायी थे, यानी इसके ये शिष्य माने जाते थे। और इनका जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी जो है कौन बनेगा, हुमायूं बना, जो इनका बड़ा लड़का था। कहा जाता है कि बाबर की इच्छा थी कि हुमायूं, चूँकि उसको वह हमेशा नशे में रहता था, हमेशा वह मतलब नशा का सेवन करता था, इसलिए बाबर अपने बड़े पुत्र से खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसके चारों पुत्र में जो योग्य है उसी को गद्दी मिले, लेकिन बाबर की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब अचानक मृत्यु होती है तो सबसे बड़ा लड़का हुमायूं होता है, तो उसी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ शेरशाह सूरी जो होता है वह भी अब जो है क्षेत्र विस्तार के मूड में रहता है, क्योंकि वह अफगान रहता है। और जैसे ही हुमायूं गद्दी पे बैठेगा उसी तरह शेरशाह सूरी का आक्रमण हो जाएगा। हुमायूं चूँकि शेरशाह सूरी क्षेत्र विस्तार करना चाहता है और हुमायूं उसको रोकना चाहता है। आगे हम हुमायूं के बारे में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ाएंगे। अब हम जो है कुछ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। एक एक कर हम सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था
इसमें प्रश्न पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ये पूछा है आपका यूपी पीसीएस में, और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, और एसआई में भी पूछा गया है। यूपीएसआई और दिल्ली एसआई और राजस्थान एसआई में ये प्रश्न आया है। ऑप्शन है ई बाबर और राणा सांगा के बीच। प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए में है बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन बी में हेमू और अकबर के बीच, ऑप्शन सी में हुमायूं और शेर खान के बीच, ऑप्शन डी में है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो ई ऑप्शन है यही बीपीएससी में कुछ सालों से स्टूडेंट को बराबर परेशान कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ पहले समझिए, उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब इस चारों में से कोई नहीं, और ऑब्लिक दे के कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब इस चारों में से दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तब भी ये ऑप्शन ई सही माना जाएगा। यही जो है जो 60 से 62 का एग्ज़ाम हुआ था उसी समय ये ऑप्शन ई बीपीएससी डालना शुरू किया आयोग, और ये काफ़ी जो है स्टूडेंट को उलझाता रहा है, और इसके कारण कई प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं या विवाद में चले जाते हैं। अब इसमें जो है इसमें तो स्पष्ट है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और कब हुआ था अभी हमने आपको बताया है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत अभी पड़ता है कहाँ, हरियाणा में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ए में है फारसी, बी में है अफगानी, सी में है चगताई तुर्क, डी में है जापानी, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हमने बाबर के बारे में पढ़ाया कि वे तुर्क थे, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, चगताई तुर्क थे। याद रखिएगा चगताई तुर्क थे। कौन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक। बाबर ही तुर्क था तो उसके वंशज ही तुर्क होंगे, तो ये चगताई तुर्क थे। तो कहा जाता है कि ये चंगेज खां के जो पुत्र थे उसके ये वंशज थे, यानी बौद्ध और मुस्लिम दोनों धर्म से मिले जुले इनका उद्भव हुआ था। कुछ जो तुर्क थे वो बौद्धिस्ट थे, क्योंकि चंगेज खां खुद जो था बौद्ध था, और उसके जो कुछ पुत्र हैं बाद में मुसलमान बन गए उसके वंशज, तो कुछ जो उसके जो वंशज हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित हो गए, और कुछ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो। तो ये जो था सुन्नी मुसलमान था, ये याद रखिएगा बाबर सुन्नी मुसलमान था। अगला प्रश्न है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में है घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी में है सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी में है तुगलमा प्रथा, ऑप्शन डी में है अफगानों की फूट, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर ये दूसरे स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न रहता और ये 4 ऑप्शन होते 1 2 3 4, तब वहाँ पे हम सैन्य कुशलता लगाते। जैसे यूपी में ये पूछा गया प्रश्न है, यूपी में ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में, और एनटीपीसी आरआरबी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी ये पूछा गया है। लेकिन बीपीएससी के दृष्टिकोण से इसमें जो है चारों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि पानीपत का युद्ध जो बाबर का जीत का मुख्य कारण जो था उसमें घुड़सवार सेना भी था, सैन्य उसकी कुशलता भी थी, तुगलमा प्रथा भी थी, अफगानों की फूट भी थी, अफगान की फूट भी इसका एक कारण था। तो इस बीपीएससी में अगर ये प्रश्न पूछे तो इसका आंसर जो है ई होगा। अगर बीपीएससी में यह प्रश्न नहीं पूछे और ऑप्शन ई नहीं रहे, अगर यह 4 रहे तो उसमें आप सैनिक कुशलता लगाइएगा। इसका जो आंसर है परीक्षा के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर एनटीपीसी में पूछे, बीपीएससी में पूछे, आरआरबी में पूछे, यूपी पीसीएस में पूछे, तो यूपी पीसीएस, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, रेलवे, बैंक में पूछे तो सैन्य कुशलता लगाइएगा। बीपीएससी में पूछे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों ऑप्शन लगभग सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ई होगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया। अभी हम पढ़ाए हैं आपको। ऑप्शन ए में है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी में है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी में है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी में है पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रथम बार जो है तोप का उपयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया था इब्राहिम शाह लोदी, क्योंकि तुगलका युद्ध पद्धति जो है, तुगलका प्रथा जो है, इसमें क्या किया जाता था कि तोप को सजा दिया जाता था। जैसे
ये तोप है, तो इसको बारी बारी से सजा दिया जाता था तोप को, ठीक है, यही होता था, इस तरह सजा दिया जाता था। ये तोप है और एक साथ जो है इसको युद्ध मैदान में गोला को छोड़ा जाता था। और जब ये एक साथ ये सारे गोला जाते थे युद्ध मैदान में, तो क्या होता था कि जो दुश्मन होते थे इसके बीच जो है यह विध्वंसक स्थिति पैदा कर दिया जाता था। इसी पद्धति का उपयोग जो है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, तो भारत के जो सैनिक थे उन्होंने कारगिल के क्षेत्र को जीतने के लिए जो है इसी पद्धति का उपयोग किए थे। चूँकि हुआ था कि जो कारगिल का क्षेत्र था पाकिस्तान ऊंचे क्षेत्र पर था और भारत जो था नीचे क्षेत्र पर था। जैसे ये पहाड़ी इलाका है कारगिल का, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे यहाँ थे, ठीक है, और वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से गोला दाग रहे थे, भारतीय सैनिक नीचे थे, ठीक है, तो इन पर जो है आसानी से गोला दागा जा सकता था इन सैनिकों पर, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में होता था कि भारतीयों की जो सैनिक स्थिति थी वह काफ़ी दयनीय थी। तो यहाँ पे इसी पद्धति का उपयोग किया गया कि यहाँ पे जो हमारे तोप थे उनको जो है एक साथ लगाया गया और एक साथ जो है उनसे जो है यहाँ गोला फेंका गया, जिसके कारण जो है इन सैनिकों की स्थिति जो है दयनीय हो गई, पाकिस्तानी सैनिकों की। और भारत के जो सैनिक हैं इन पहाड़ के रास्ते जो होते हुए यहाँ पहुँचे और ये कारगिल का जो क्षेत्र था जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। चलिए अगला प्रश्न है, किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जिहाद का नारा जो था बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था। कारण था कि खानवा के जो शासक थे राणा सांगा, वह थे हिंदू और बाबर था मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, और उसको भारत के मुसलमान का भी सहायता चाहिए था। इसीलिए उसने जिहाद का नारा दिया ताकि जितने भी मुसलमान हैं वह हिंदू के खिलाफ होकर युद्ध करे, और यही युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ बाबर के जीतने का कारण था। तो किस युद्ध में दिया था? तो याद रखिएगा, खानवा का युद्ध में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा में बाबर ने हराया था? तो अभी अभी हम पढ़ाए हैं, किसको हराया था? राणा सांगा को। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक तो है राणा प्रताप भी दिया है, मानसी भी दिया है, सवाई उदय सिंह भी दिया है, राणा सांगा भी दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राणा प्रताप और राणा सांगा, कभी कभी लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। राणा प्रताप हल्दी घाटी, जो अकबर के समय युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें मानसी अकबर के तरफ से नेतृत्व किया था, उसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध है। और यहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच का युद्ध जो है खानवा का युद्ध है। ये अक्सर जो है एग्जामिनर ऐसे जो है ऑप्शन में नाम डाल देते हैं कि लड़के जो नए लड़के हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि राणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, वो अकबर से हुआ था। बाबर का पोता था अकबर, हुमायूं का बेटा और बाबर का पोता, उससे युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और उस युद्ध में जो है मानसिंह अकबर के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। और खानवा का युद्ध जो हुआ था वह राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो ये कभी कभी कंफ्यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न भी जो है आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। ये कई बार प्रश्न को है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। ए ऑप्शन में है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर, डी में है औरंगजेब और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने अभी आपको पढ़ाया था कि बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। फरगना कहाँ पे था? आप देखेंगे ये भारत के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे फरगना था। अफगानिस्तान जो है ये क्षेत्र था, इधर था पाकिस्तान, यहाँ से होते हुए यहाँ आया था। यहाँ जो है बाबर हार गया था अपने भाइयों के द्वारा और वहाँ से खरीदा गया। तो क्या किया कि वहाँ से चल कर क्या किया कि यह दिल्ली जो यहाँ था यहाँ पे इसने अधिकार कर लिया। और इसमें इसको रास्ते में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया था, ये पहाड़ी क्षेत्र है।
तो इसको पार करने के लिए कहा गया कि ठंडे का समय था, बर्फ़ में जब सैनिक चल रहे थे तो सैनिक जो थे बाबर के वो काफ़ी घायल हो गए थे, क्योंकि उनको कई युद्ध लड़ना पड़ा था और उनको जो है पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो नंगे पांव वो बर्फ़ पे चल रहे थे और भारत की तरफ आ रहे थे। तो उस समय बाबर भी अपने घोड़े से उतर कर सैनिकों के साथ जो है पैदल चलने लगा और इससे जो है सैनिकों के बीच एक उत्साह बढ़ा और यही जो है पानीपत के युद्ध में हारने का कारण हो गया दिल्ली के जो शासक थे उनकी, इब्राहिम लोदी की। चूँकि कारण था कि इब्राहिम लोदी के पास जो है बाबर से 3 गुना अधिक सैनिक था, लेकिन कुशल नेतृत्व का अभाव था। बाबर जो है अपने सैनिकों का कुशल नेतृत्व भी किया और एक उत्साह भर दिया, जिसके कारण जो है दिल्ली की गद्दी जो है बाबर यहाँ पे प्राप्त कर लिया था। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, इस ऑप्शन में उत्तर क्या होगा, इस ऑप्शन में उत्तर होगा जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। ए में है काबुल का क्षेत्र, बी में है पंजाब का क्षेत्र, सी में है आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, डी में है बिहार का क्षेत्र, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हमने आपको पढ़ाया कि ये जो था अफगानिस्तान था, ये अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में ही पड़ता है काबुल, यहाँ पे काबुल पड़ता है, तो यह भी बाबर के क्षेत्र में शामिल था। दूसरा जो था ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे है पंजाब, आधा क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, आधा क्षेत्र भारत में है, तो यह भी क्षेत्र जो था ये पूरा क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था बाबर। और उसके बाद ये यूपी का जो आगरा था इस पर भी अधिकार कर लिया था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ऊपर यहाँ तक अधिकार कर लिया था। लेकिन इधर था बिहार, इस क्षेत्र पे बाबर ने अधिकार नहीं किया था। इसको इस तरह समझिए, यहाँ अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान का इधर वाला क्षेत्र और इधर जो था दिल्ली होते हुए आगरा, इतने क्षेत्र पर अधिकार जो है बाबर का हो गया था, इतने क्षेत्र पे बाबर का अधिकार था। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन में क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन होगा। बाबर के क्षेत्र में काबुल का क्षेत्र भी शामिल था, पंजाब का क्षेत्र भी शामिल था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल था, बिहार नहीं था। लेकिन जो बिहार का ऑप्शन होता है ई वाला, उसमें कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 शामिल है, इसीलिए ई होगा, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ काबुल का क्षेत्र भी शामिल है, पंजाब का क्षेत्र भी शामिल है और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। बिहार में जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे ई होगा, इसको याद रखिएगा। और दूसरे एग्जाम में यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक दे सकता है, तो वो इसमें मारिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है। अब देखिए, बाबरनामा में बाबर ने 2 हिंदू राजा का उल्लेख किया था। पहले ऑप्शन देखते हैं, ए में है उड़ीसा का राजा के बारे में बताया है, बी में है विजयनगर का राजा होगा, सी में मेवाड़, डी में कश्मीर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ ई आंसर होगा, क्योंकि बाबर जो है विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनके बारे में भी उल्लेख किया है और मेवाड़ के जो शासक हैं राणा सांगा, उनके बारे में भी उल्लेख किया, उनसे तो युद्ध ही हुआ है, खानवा का युद्ध। तो इन दोनों शक्तिशाली शासक जो हिंदू शासक थे इनके बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इसमें विजयनगर भी शामिल है, मेवाड़ भी शामिल है, तो यहाँ ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक है, विजयनगर के शासक जो है कृष्णदेव राय के बारे में भी बताया है, मेवाड़ के शासक जो है राणा सांगा के बारे में, दोनों सही है, इसलिए इसमें ई होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। चूँकि अभी जो है अयोध्या का मामला विवादित रहा, हिंदू के द्वारा जो है राम जन्मभूमि को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद रहा है, और अभी जो है हिंदू पक्ष में जो है मत आया है, मतलब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन में है, ए में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है निजामुल मुल्क और डी में है मीर बाकी और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्या करते हैं कि बाबरी मस्जिद नाम होने के कारण जो है लड़के जो है बाबर का नाम लगा के चले आते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर कराए थे, लेकिन गलत है। बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर बाकी ने कराया था, जो बाबर का जो सेनापति था।
ठीक है। इसी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जो वहाँ पे श्री राम जी का जो मंदिर था, भगवान श्री राम जी का, उसको तोड़ के उस पे जो है मस्जिद का उसको ढांचा दिया गया और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। हाल में यह आज़ादी के बाद जो है लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चलता रहा। पहले हाई कोर्ट में चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया और हाल में जो है 2019 में है फैसला आया और वह हिंदू के पक्ष में आया। यानी वहाँ पे राम जन्मभूमि का जो श्री राम हैं उनके मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। सरकार जो एक ट्रस्ट बनाई है उसके द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये प्रश्न जो है विवादित रहा है, इसलिए ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछेगा। बाबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस वीडियो से ज़रूर आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर बाबर से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पे प्रश्न रहेगा। और मेरा प्रयास जो है आपको प्रश्न के रूप में सारी जानकारी देना अब है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जो भी प्रश्न अगर आएंगे मुगल वंश से तो हमारे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उससे ज़रूर आएंगे। आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए। हाँ, एक लास्ट में ये भी कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ जो है मन में शांति होना भी ज़रूरी है। अभी बहुत सारे फॉर्म नहीं आए, जो फॉर्म आए हैं आप उसको लेकर तैयारी कीजिए और कुछ योगा भी कीजिए। जैसे एक प्राणायाम है, बाबा रामदेव बताते हैं, इसको किया कीजिए। इससे जो है ना ब्रेन जो है आपका साफ रहेगा और दिमाग जो है एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से चलेगा। और जब एग्ज़ाम में इस तरह के जो है प्रश्न आएंगे, कुछ जटिल प्रश्न आएंगे, तो उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।